डोंट स्टडी बायोलॉजी। अगर आपने ये 25 क्वेश्चन नहीं किए तो आपने जितनी भी बायो की तैयारी करी है सारी की सारी 0% है, क्योंकि आज मैं आपको ये 25 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि भैया सीबीएसई के बहुत ज्यादा करीब है, दिल के करीब। बार बार इन्हें कोई पूछता रहता है भैया, बार बार। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे को कि इससे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये सीबीएसई के फेवरेट क्वेश्चन है जो कि मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर मिस करोगे तो हो सकता है यही क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मैं आपको प्रूफ के साथ में दिखाता हूं। सबसे पहले 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2013 में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था। अब देखो, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया, इसमें बोला गया है कि इट इज द मैटर ऑफ अ चांस वेदर अ कपल विल हैव अ मेल और फीमेल चाइल्ड, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। अब यही सेम आप लोगों के उसमें आ सकता है, जैसे कि अब इसमें जो अगले साल था उसको घुमा करके क्या दिया कि द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज अ मैटर ऑफ चांस, नन ऑफ द पेरेंट्स may be considered responsible for it, justify this statement। तो आपको सिंपल से इसका फ्लो चार्ट बना करके एक्सप्लेन करना होगा कि किस तरीके से एक बेबी चाइल्ड फॉर्म होता है, बॉय और गर्ल होने के क्या क्या चांसेस। तो अब हम लोग इसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो देखो भाई, इसके आंसर में हम लोगों ने कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किया हुआ, जैसे कि टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन का अलग है, तो आप इसको एग्जाम में अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना। आंसर आप ध्यान में मत रखो, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको ये जो कीवर्ड्स हैं इनको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो हम लोग बोलेंगे कि सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये कैसे होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं जब एक चाइल्ड फॉर्म होता है। अब जो मेल होता है, इट प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स जो कि होते हैं एक्स और वाई क्रोमोसोम। ये आपको पता होना चाहिए कि मेल के पास में 2 गैमेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर सभी स्टूडेंट से कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से एक पेयर तो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स। तो आप लोग मुझे बताइए कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं फीमेल के अंदर, तो फीमेल के अंदर सेम टाइप ऑफ गैमेट्स होते हैं जिनके अंदर की एक्स क्रोमोसोम्स होता है। अब पता कैसे लगेगा कि मेल चाइल्ड हो गया फीमेल चाइल्ड होगा, तो भैया सिंपल सी बात है कि अगर मेल चाइल्ड होगा तो उसके अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, फीमेल चाइल्ड होगा तो उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे। अब ये कैसे कंडीशन होगी, आप ये मानो कि एक बार क्या होता है कि इफ द स्पर्म कैरिंग द एक्स क्रोमोसोम्स, तो ये तो एक्स क्रोमोसोम किससे आ गया, ये आ गया मेल से। अभी सेम फीमेल के पास में भी क्या है, फीमेल के पास में भी एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल से भी अगर एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो यहां पर क्या होगा कि एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो क्या होगी, वो होगी एक बेबी गर्ल। और फिर इसी तरीके से अगर हमारा सेकंड केस लेते हैं जिसके अंदर की अगर जो मेल गैमेट है वो वाई क्रोमोसोम को कैरी करता है, तो फीमेल गैमेट क्या करती है, एक्स क्रोमोसोम को। तो यहां पर एक नया कॉम्बिनेशन बनता है एक्स वाई कॉम्बिनेशन, जिससे कि क्या होता है, जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर एक बेबी बॉय फॉर्म होगा। अब इसका जो फ्लो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जैसे कि हमने ये किया मेल और फीमेल, एक बार हमने एक्स क्रोमोसोम के साथ में किया तो यहां पर गर्ल चाइल्ड होने की 2 बार प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन अब जब ये जो सेकंड क्रोमोसोम है ये भी फर्टिलाइज करेगा तो इसके अंदर भी क्या होता है, 2 चांसेस रहते हैं कि यहां पर 4 ऑफस्प्रिंग होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें से 2 बॉयज रहते हैं और 2 गर्ल्स रहती है। तो यहां पर इनका रेशियो रहता है 1:1, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज एन 50% चांस ऑफ अ मेल चाइल्ड एंड 50% चांस ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। ये आप लोग इसमें कह सकते हो। इस तरीके से आपको इसमें लिखना होगा, फ्लो चार्ट इसमें बनाना जरूरी है। देन फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया, बहुत बार पूछा गया, 2017 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया है, और आई थिंक ये 2019 में पूछा गया था कुछ और करके। तो अब देखो ध्यान से, इसमें कहा गया है, तो इसमें बोला गया कि आपको डिस्टिंग्विश करना है कि एक्वायर्ड ट्रेट और जो इनहेरिटेड ट्रेट होते हैं इन टेबुलर फॉर्म के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और एक आपको एग्जांपल देना है। अब सेम अगले साल क्या पूछते हैं, बोलते हैं कि विद द 2 suitable example explain why certain experiences and traits earned by a people during their lifetime are not passed on to their generations and when such traits can be passed on। कि ऐसे traits कब पास हो सकते हैं, एक बार आप खुद सोचो। तो भाई इसको ध्यान से समझना होगा। इसके लिए मैं आपको बताता हूं, एक बार एक्वायर्ड ट्रेट के ऊपर ध्यान दो। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, हमने किसी चीज को पकड़ लिया या फिर हमने किसी चीज को जीत लिया, ये होता है एक्वायर्ड का मतलब। और इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खानदानी। जैसे कि आपको मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको कि आपके फादर अगर इंजीनियर हैं
तो क्या आपके पास में वो इंजीनियरिंग की पूरी पूरी डिग्री, पूरी पूरी नॉलेज आ सकती है? नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपके फादर ने वो आकर के सीखा था, आपको भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करता हूं, आपके आईज का कलर, आपके हेयर का कलर और आपकी जो हाइट है वो कहां से है? वो आपको इनहेरिटेड मिलती है, वो आपको खानदानी मिलती है। जैसे कि आपका स्किन का कलर हो गया, वो आपकी मम्मी या पापा से मैच करता होगा, आपका हेयर का कलर आपके मम्मी पापा से मैच करता होगा, आपके आईज का कलर आपके मम्मी पापा से मैच करता होगा। तो ये क्या है? ये इनहेरिटेड है, जो कि हम पीछे से लेकर के आए थे, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक्वायर्ड के अंदर क्या होता है? जो हम लोग बाहर आकर के सीखते हैं। अब जैसे कि अगर ये होता एक्वायर्ड के अंदर आप लोग स्विमिंग सीख सकते हो, तो ये कुछ एग्जांपल है जो कि आपको इसमें देना होगा। अब एक बार हम लोग इसे समझ लेते हैं। इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेड का मतलब ये होता है कि दीज आर द जेनेटिक वेरिएशंस। वहीं पे क्या होता है कि दीज आर सोमेटिक वेरिएशंस। एंड नेक्स्ट आता है कि इट इज प्रेजेंट बाय बर्थ और इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। जरूरी थोड़ी है कि आपने एक बार सीखा, जैसे कि आपको स्विमिंग आती है, आपको बैडमिंटन नहीं आता, आपने बैडमिंटन सीख लिया, आपने बैडमिंटन सीख लिया, साइकिलिंग सीख लिया, आपने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्पोर्ट्स सीखे। तो ये कि आप लाइफ टाइम इसको सीखते रहते हो, लेकिन ये बाय बर्थ होता है, आपको एक ही बार मिलता है और वो आपके जन्म के टाइम के ऊपर मिल जाता है। और नेक्स्ट ये आता है कि इट इज इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल का मतलब ये होता है कि ये आगे से आगे ट्रांसफर होता रहता है। और इट इज नॉन इनहेरिटेबल, ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता कि ट्रांसफर होता तो कितना मजा होता। आपके फादर ने बीटेक किया, आपको बीटेक करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास में पूरी नॉलेज है। आपके पापा को स्विमिंग आती है, आपको करने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी आती है। साइकिलिंग आती, वो भी आपको आता। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया कि ऐसा मत चलो, नहीं ये लोग आलसी हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि सब कुछ खुद से सीखना होगा। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि दीज पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, दीज ट्रेट्स डाई विद द डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स। कि ये जो भी था, आपने जो भी सीखा अपनी लाइफ के अंदर, वो आपके साथ में ही आपकी डेथ के साथ में खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट आता है कि इनहेरिट ट्रेट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से चेंजेस नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए इसका एक पार्ट होता है जो कि डिफाइन करता है इनहेरिटेड ट्रेट्स को। और वहीं पे क्या होता है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू अकरिंग इन द आवर एनवायरनमेंट। कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जैसे जैसे चेंजेस होते हैं उस अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं। अब इसके अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर आप लोग लिख सकते हो इनहेरिटेड के अंदर, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कलर ऑफ हेयर और आईज हम लोग लिख सकते हैं। और वहीं पे इसके एग्जाम्पल के अंदर हम लोग लिख देंगे स्विमिंग। ठीक है, ये आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा तो ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज प्लेसेंटा एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन ह्यूमंस, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था 23 में, 2017 में, 2015 में और 2014 में। तो भैया प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक ऐसी कॉर्ड रहती है जो कि क्या करती है, मदर को बेबी चाइल्ड से कनेक्ट करती है। वहीं पे उसकी फीडिंग भी होती है, गैसियस का एक्सचेंज भी होता है और उसका वेस्ट मटेरियल भी मदर की बॉडी के थ्रू वहां से निकल जाता है। तो ये काम होता है प्लेसेंटा का। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि प्लेसेंटा इज एन इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन फीटस एंड यूटिनरी वॉल ऑफ अ मदर। देखो ध्यान से, क्या ध्यान रखना आपको, ये कीवर्ड्स हैं इसमें कि आपको पता होना चाहिए कि फीटस के बीच में और यूटिनरी वॉल ऑफ अ मदर, ये जो है ये वर्ड आपको जरूर से एग्जाम के अंदर आंसर में लिखना होगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। और फिर उसके बाद में टू एक्सचेंज द मटेरियल्स, इट इज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटिनरी वॉल। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहले इसका फंक्शन होता है कि ऑल द न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स फ्रॉम द मैटरनल ब्लड पासेस इनटू द फीटस थ्रू इट। कि फीटस के जितने भी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि जो बेबी डेवलप होता है उसके लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती हैं, वो सारी की सारी इसी के थ्रू उसको ट्रांसफर की जाती हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि प्लेसेंटा हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, दैट इज अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटस टू द मैटरनल ब्लड। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि फीटस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स डिफ्यूजेस इनटू द मैटरनल ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा एंड आर एक्सक्रीटेड बाय द मदर। जो कि मैंने आपको 3 फंक्शन बताया, यही आप लोगों को इसमें एज ए इंग्लिश में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बस आप इसको समझ गए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब ये है कंडीशनल क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे कि 2022 में पूछा गया था, ये 2017 में भी पूछा गया था, 2015 में पूछा गया था। अब क्या था इसमें, ये बोला जा रहा है कि एक्सीडेंटली प्लेनेरिया गेट कट्स इनटू मैनी पीसेस।
तो क्या होगा, तो भैया प्लेन एरिया जब कट होता है तो वो क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन, क्योंकि वो रीजनरेट हो रहा है पूरा। तो यही हम लोग इसमें लिखते हैं कि व्हेन द प्लेन एरिया एक्सीडेंटली गेट कट इनटू मैनी पीसेस। तो ये तो एज इट इज लाइन जो है ये आप लोग क्वेश्चन से कॉपी कर सकते हो। ये आपके पेपर प्रेजेंटेशन में आपके आंसर को और इनहेंस करता है और अच्छा दिखाता है और साथ में और बड़ा दिखाता है, जिससे कि आपको कम लिखने की जरूरत हो। तो अब ये क्या होता है, हम लोग इसे देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि देन इट इज ईच पीस, क्या होगा जब हम उसे कर देंगे तो ईच पीस ग्रोन इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और इसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेशन। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, बायरोफाइलम की जो लीफ है अगर वो वेट सॉइल पर गिर जाती है तो क्या होता है भैया, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर जो बर्ड हमने पढ़ा था, बर्डिंग के अंदर होता है कि हमने अगर कोई भी चीज किया फिर उसके बाद में एक नया उससे प्लांट ग्रो होता है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो यही इसमें होगा कि जो ब्रायोफाइलम की लीफ रहती है जब वो वेट सॉइल के ऊपर गिरती है, देन द बर्ड प्रेजेंट इन द नॉच अलोंग द लीफ मार्जिन डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट, और ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, स्पायरोगायरा ऑफ अ राइजोपस कंटेन्स अ सेल ऑफ स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल व्हेन इट बर्स्ट ऑन मैच्योरेशन। कि जब वो मैच्योर होता है, जब स्पोर के अंदर क्या होता है, ध्यान से समझो कि स्पोर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर काफी सारे छोटे 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 सेल्स होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाता है तो ये ब्रस्ट हो जाता है। ब्रस्ट होने से क्या होगा, ये नीचे गिर जाएंगे, यहां पर ये सीड गिरा, इसको पानी और सॉइल के अंदर मिला तो ये एक नया प्लांट डेवलप हो गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि प्लेनेरिया हो गया, बायरोफाइलम हो गया, स्पायरोगेरा ऑफ राइजोपस हो गया, ये आपको इसमें ध्यान रखने होंगे। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, ये लाइफ प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एक्सक्रीशन जो टॉपिक है उसको मिस कर देते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें खास करके आर्टिफिशियल किडनी वाला आपको एक बार देख लेना है। तो देखो, अब हम लोग को यहाँ पे बोला गया कि डिफाइन एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या भैया, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप एक बार समझो कि एक्सक्रीशन के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्टेज है वो हमारी बॉडी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस रहती है इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सक्रीशन। तो यही हम लोग इसमें लिखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन ये रहेगी कि एक्सक्रीशन इज एन द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच क्या होगा, जिससे क्या होगा कि हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट like urea, carbon dioxide and water are removed from the body of an organism। कि जो भी वेस्टेज मटेरियल रहता है वो अगर बॉडी से निकलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट बोला गया है इसमें कि नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। तो किडनी के अंदर क्या यूनिट प्रेजेंट रहती है, तो ये आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन रहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे नेफ्रॉन इज द करेक्ट आंसर। अब बोला क्या है कि आपको एक एक्सक्रीटरी सिस्टम को ड्रॉ करना है ह्यूमन बींग्स का। तो इसमें डायग्राम की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, और इसमें कुछ फंक्शंस आपसे पूछे गए कि जो कि यूरिन फॉर्म करता है। यूरिन फॉर्म करने का काम किसका होता है, वो होता है भैया किडनी का, क्योंकि किडनी का काम यही तो होता है कि वो जो भी है वेस्टेज मटेरियल को उससे ब्लड से सेपरेट करके और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करके उसको वहां से यूरिन को प्रोड्यूस करना उसका काम होता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इट इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम किडनी। किसका काम होता है, ये यूरेथ्रा का काम होता है। और स्टोर्स द यूरिन अंटिल इट पास्ड आउट, वो क्या होता है, वो होता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यही आप लोगों का सॉल्यूशन रहेगा कि इधर राइट और लेफ्ट किडनी होगी, इनका काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड रहता है और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन रहता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जब फॉर्म होता है तो ये यहाँ से जाता है यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे यूरेथ्रा में जाते हैं, जहाँ से कि यूरिन बॉडी के थ्रू पास आउट हो जाता है, लेकिन जब तक नहीं पास आउट होता जब तक यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट होता रहता है। और फिर इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 16, 18 और 23 में पूछा गया था। अब इसमें क्या है, इसमें आपसे बोला गया है कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन टिश्यूज एंड लंग्स। की एक तरीके से आप लोगों से लंग्स की वर्किंग पूछ ली गई है, तो आपको ये बात बहुत ज्यादा बारीकी से पता होना चाहिए, स्टेप वाइज आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए।
तो देखो अब हम लोग इसे किस तरीके से करने वाले हैं। तो भैया बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप एक बार खुद सोच करके देखो, आप सांस कैसे लेते हो, आप सांस नाक के थ्रू लेते हो, तो नाक के थ्रू आपके सांस आपके लंग्स के अंदर जाती है, फिर लंग्स के अंदर जो एलोवली होती है उसमें जा करके, क्योंकि यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है एलोवली, जिसका काम ये होता है कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स करना, और दूसरा काम होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड लेना, फिर लंग्स को ट्रांसफर करना, फिर वापिस से बाहर निकालना। ये सिंपल सी प्रोसेस रहती है। सबसे पहले नोज के थ्रू हम लोग इनलेट लेते हैं, इनलेट लेने के बाद में हमारे लंग्स के अंदर वो गैस जाती है, गैस जाने से वहां पर एलोवली प्रेजेंट रहती है, जिसका काम होता है कि वो जो एयर रिच ऑक्सीजन है उसको किस में मिक्स करेगी, वो ब्लड के अंदर मिक्स करेगी, मिक्स करने के बाद में वो आगे ऑर्गन्स तक जाएगी, और ऑर्गन से डीऑक्सीजनेट होकर के कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी, एलोवली फिर उसको वापस से लंग्स के अंदर करेगी, फिर वापस से नोज के थ्रू वो वापस आएगी। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। तो हम लोग इसमें बोलेंगे, अब ध्यान से समझो इसको, हम लोग कैसे लिखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, सबसे पहले होता है इनहेलेशन, जिसके अंदर की एयर रिच इन ऑक्सीजन इज ड्रॉन इनटू लंग्स थ्रू द नोज, टर्किया एंड ब्रॉन्ची एंड फिलिंग द एलोवली, जो कि एयर सैक रहता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इसका स्ट्रक्चर रहता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर रहता है। जैसे इसके अंदर हवा भरी जाती है तो फूल जाती है, फूल जाने के बाद में ब्लड को ये अपनी ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि डिफ्यूजन इन एलोवली। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन, अब ध्यान से समझो कि ऑक्सीजन फ्रॉम द एलोवली डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड कैपिलरीज। किसके अंदर ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। एंड बिकॉज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हायर इन एलोवली देन इन ब्लड, सो यहां पर क्या होता है कि एलोवली के अंदर सबसे ज्यादा हायर कंसंट्रेशन होती है किसकी, ऑक्सीजन की। और फिर इसके बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि डिफ्यूज करता है एंड फॉर्म्स द ब्लड इनटू एलोवली ड्यूरिंग द एक्सक्लेनेशन, मतलब कि एक्सहेलेशन के थ्रू जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो उसमें ये काम होता है। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कि जो टिश्यूज रहते हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे रहता है। जैसे कि ये फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि लंग्स के अंदर कैसा होगा, टिश्यूज के अंदर कैसा होगा, तो दोनों के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अब हम लोग टिश्यूज के अंदर क्या बोलेंगे कि भैया टिश्यू के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज वेयर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज लो। कि यहाँ पर हमारा ब्लड जो है ना, ब्लड क्या करता है कि ब्लड अपने साथ में ऑक्सीजन लेकर के जाता है। जैसे कि मानो कि चाय वाला है जो कि हर एक ऑर्गन के पास में जाता है, चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए, और जिसके पास में चाय नहीं होती वो क्या करता है, वहां से ऑक्सीजन ले लेता है और पी लेता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कप है, वो उसे वापस में दे देता है। बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सेल्यूलर रेस्पिरेशन डिफ्यूजेस फ्रॉम द टिश्यूज इनटू द ब्लड एंड टू बी ट्रांसपोर्टेड बैक और टू द लंग्स। कि हमारे लंग्स को फिर से वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, जो कि चाय वाला ही उसे वापस से ग्लास का कप लेके जाता है ना, तो वही उसे वापस ले जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है कि जो ऑक्सीजन बाइंड्स टू अ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन के साथ में रहता है इन रेड ब्लड सेल फॉर्मिंग ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये कुछ वर्ड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपको जरूर से इंक्लूड करना होगा, विच इज ट्रांसपोर्टेड टू द टिश्यूज। और फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि बाउंडेड टू हीमोग्लोबिन एज ए, क्या यहां पर फॉर्म होता है, यहां पे जो फॉर्म होता है वो होता है कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्बन एमिनो हीमोग्लोबिन जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है हर एक ऑर्गन के थ्रू, जो कि ब्लड में मिक्स होकर के वापस से लंग्स के पास में जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 2013, 2018, 23 और 2019 में पूछा गया था। अब इसमें क्या कहा गया, इसमें बोला गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग ऑन इट, जो कि न्यूक्लियस हो गया, डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गया एंड एक्सोन हो गया। ये हमें उसमें करना होगा। तो हम लोग एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो डेंड्राइट्स क्या रहते हैं, ये उसके टर्मिनल्स रहते हैं। फिर उसके बाद में ये हो गया उसका क्या, सेल बॉडी, ठीक है। ये हो गया उसका सेल बॉडी, और ये हो गया एक्सियॉन्स, और ये हो गई इसके एक्सियॉन्स टर्मिनल, और ये हो गया यहाँ पे इसका न्यूक्लियस। ये बातें आपको पता होना चाहिए। अब इनके काम क्या होता है, डेंड्राइट्स क्या होता है, एक तरीके का जो सेंसेशनल हमें फीलिंग होती है, जो कि हमारे सेंसरी ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि गर्म लगना, ठंडा लगना, वो सब महसूस करने का काम क्या होता है, वो होता है इस डेंड्राइट का। फिर उसके बाद में कलेक्ट करता है। फिर उसके बाद में जो चीजें हैं वो पहुंचाने का काम किसका होता है, जो कि एक तरीके से ये जो हमारे दिमाग तक जो सिग्नल
पहुंचते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बहुत ज़्यादा सुपर फास्ट होता है, इसमें जो टाइम लगता है वो नियरली लगता है 0.04 सेकेंड्स का टाइम लगता है एक सिग्नल को हमारे दिमाग तक जाने में, फिर वापस से वहां पर आने में। जैसे कि आप लोग हाथ लगाते हो तो इमीडिएटली गर्म चीज के ऊपर ऐसे हट जाता है, तो यही काम होता है जो कि एक इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू मैसेज भेजता है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है एक्सॉन का, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है कि नेम द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, कि जहां पर इंफॉर्मेशन एक्वायर होती है तो वो होती है डेंड्राइट्स की, यहां पे ही सारी चीजें पता लगती हैं, फील होती हैं, ये काम के यहां पे होता है डेंड्राइट्स के पास में। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह वो कहाँ से ट्रेवल होती है? वो होती है एक्सॉन के थ्रू, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया डेफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस, हार्मोन के क्वेश्चंस की इनकी मतलब कि बैलेंसिंग में क्या होता है, कौन सा ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, वो जो टेबल है ना एक, वो टेबल आपको एक बार जरूर से पढ़ लेनी है। जैसे कि इसमें बोला गया कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है भैया? गॉइटर होता है, जो कि कहा जाता है ना कि वो आपको ऐड याद होगा कि नमक क्या आपके क्या बोलते हैं उसकी, क्या आपके नमक में आयोडीन है, तो अगर नहीं होता तो उससे क्या होता है? आपका गला जो होता है वो सूज जाता है, क्योंकि ओवर स्वेलिंग हो जाती है, उससे हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। फिर उसके बाद में इंसुलिन, इंसुलिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? इंसुलिन का काम ये रहता है कि हमारे जो ब्लड रहता है, हमारे जो ब्लड शुगर रहती है उसको कंट्रोल करने का काम रहता है इंसुलिन का, लेकिन वो जब कंट्रोल नहीं कर पाता, शुगर लेवल बढ़ता रहता है, तो वो क्या हो गया? डायबिटीज, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, इसमें कहा गया कि हाउ द टाइमिंग ऑफ सीक्रेशन एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सीक्रेशन आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन सिस्टम, की ह्यूमन सिस्टम के अंदर ये सब चीजें कैसे रेगुलेट होती हैं, ये एक्सप्लेन करो। बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको मैंने अभी जो एग्जाम्पल दिया था ब्लड शुगर वाला, तो जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम होता है वो होता है पैनक्रियास का। अगर हमारे ब्लड के अंदर शुगर इंक्रीज होती है, जैसे कि क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर जब शुगर इंक्रीज होती है, तो कैसे पता लगेगा कि उस शुगर को डिक्रीज करना है? तो ये काम पता लगता है पैनक्रियास को, किसके थ्रू? फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, जो कि काम करता है इसी के बेसिस के ऊपर कि हार्मोन्स जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर वर्क करते हैं। तो यही हमारा सॉल्यूशन रहेगा कि द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज्ड आर रेगुलेटेड बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में मतलब ये होता है कि आपको एक फीडबैक दिया जाता है कि आप कैसा काम कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल यहां पे मैंने दिया है कि शुगर लेवल in body rises, then it is detected by the cells of a pancreas which responds by producing more insulin। कि सबसे पहले क्या हुआ कि ब्लड रिलीज, ब्लड के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हुआ, शुगर लेवल इंक्रीज होने से जो टिश्यूज थे पेनक्रियास के उन्हें पता लगा, उसके बाद में क्या हुआ एक फीडबैक मिला कि भैया बढ़ गए, तो फिर उसके बाद में पेनक्रियास ने क्या किया, वहां पर जो है उनको लेवल्स को फॉलो करने के लिए इंसुलिन सिक्रेशन को उसने रिड्यूस कर दिया। फिर उसी के बाद में क्या होता है कि अगर शुगर लेवल का यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा तो इंसुलिन भी सिक्रेशन भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो ये होता है इसका फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर ये जो फंक्शनिंग है और टाइमिंग ऑफ हार्मोन डिपेंड करता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेम द हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय द फॉलोइंग। ये तो हर साल एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, या तो ये एमसीक्यू में आता है, और अगर टीचर को आप लोगों से ज्यादा कुछ प्रेम होता है तो वो इसको एज ए शॉर्ट आंसर में दे देता है, और अगर बहुत ज्यादा है तो वो लॉन्ग आंसर के अंदर भी ऐसे 7-8 आप लोगों से नाम पूछ लेगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थायराइड की। थायराइड का काम क्या होता है? इट सीक्रेट्स थायरोक्सिन। अब इस थायरोक्सिन का काम क्या होता है? ये क्या कंट्रोल करता है? इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फिर उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड जो भी आप लोगों का होता है एक ग्रोथ हार्मोन, इसका काम क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी की कितनी ग्रोथ होगी, हम कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, हम कैसे दिखेंगे, हमारी हाइट कितनी रहेगी, सारी की सारी कौन कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास का काम क्या होता है? ये इंसुलिन सीक्रेट करने का इसका काम होता है। और फिर उसके बाद में ये क्या करता है? ये करता है लोवर्स द ब्लड शुगर लेवल, कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी ये रिड्यूस करता है पेनक्रियास। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये पूछा गया था 5 मार्क्स के अंदर। अब देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ये रहता है 1 मार्क का,
फिर उसके बाद में जो अगले वाला पार्ट था ये था आप लोगों का 2 मार्क्स का, फिर उसके बाद में ये था 1 मार्क का, और फिर उसके बाद में ये था आप लोगों का यहाँ पे कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का। तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है लॉन्ग आंसर का, जो कि सेम क्वेश्चन 2020 और 2016 में पूछा गया था, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रहे। तो देखो सबसे पहले बोला जाता है कि व्हाट इज अ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या है, तो भैया प्यूबर्टी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि प्यूबर्टी इज अ टाइम व्हेन, देखो ध्यान से सुनो, कि व्हेन एडोलेसेंट ह्यूमन रीचेज अ सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम केपेबल ऑफ अ रिप्रोड्यूसिंग, इस एज को हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी एज। और कई बार पूछा जाता है कि प्यूबर्टी एज कब से स्टार्ट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ फीमेल ये स्टार्ट होती है अर्ली, जो कि 10 ईयर्स से बताया जाता है, और मेल्स के अंदर ये होती है 1 साल बाद में, जो कि 11 ईयर्स में होता है। अब प्यूबर्टी के ड्यूरिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और उसी के साथ में यहां पर एक और चीज थी मैं भूल रहा हूं कि फिजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस और इमोशनल चेंजेस भी यहां पर इसमें होते हैं प्यूबर्टी के ड्यूरिंग। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जरूरी नहीं है कि आपके मेल आए, आपके हो सकता है फीमेल आ जाए, लेकिन ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का काम क्या होता है कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन ये क्वेश्चन भी आता है आप लोगों को, जो मैंने हार्मोन वाला बताया था कि ऐसा कौन सा जो है, जैसे कि वुमेन्स के अंदर ओवरी जो होती है वो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, ये आप लोग मुझे बताइएगा, एक बार कमेंट करिएगा, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स को पता है कि फीमेल के अंदर जो ओवरी होती है वो कौन से हार्मोन को यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेमिनल विसिल्स। अब इसका काम क्या होता है, इट सीक्रेट्स अ फ्लूइड रिच इन फ्रुक्टोज। किसके अंदर रिच होता है, फ्रुक्टोज के अंदर, टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर द स्पर्म मोटिलिटी। स्पर्म की मोटिलिटी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करवाते हैं, वो करते हैं सेमिनल विसल्स। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है वास डिफरेंसेस। तो वास डिफरेंसेस का काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इट ट्रांसपोर्ट क्या करता है, स्पर्म को कहाँ से, टेस्टिस से यूरेथ्रा तक भेजने का काम किसका होता है, वो होता है वास डिफरेंसेस का, ठीक है। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या होता है, यूरेथ्रा का काम ये होता है कि इट सर्व एज इन द कॉमन पैसेज फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन एंड इजैक्यूलेशन ऑफ सीमन, जो कि स्पर्म भी कहते हैं जिसे, और इसे सीमन भी कहा जाता है। स्पर्म जो होते हैं वो गैमेट्स होते हैं, लेकिन अभी जैसे कि इसके अंदर फ्लूइड्स वगैरह मिक्स होकर के इसको सीमन कहा जाता है। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, की बाहर क्यों होता है, बाहर होने के पीछे का रीजन ये रहता है कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी बिकॉज they are the site of sperm production in human males and sperm production requires 2 to 3 डिग्री लेस टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी, जिस वजह से क्या होता है कि इनको एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही बॉडी से बाहर रहते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा डी ऑप्शन। अब देखो डी जो इसका क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है भाई, यार मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा बोरिंग सा बताने लग गया हूं, लेकिन इसी को ही आपको इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आप बताता हूं कि इसमें बोला गया कि स्ट्रेट हाउ स्पर्म्स मूव फ्रॉम द मेल जर्म सेल टू फीमेल जर्म सेल, कि वो कैसे जाता है। भैया सिंपल सी बात है कि द स्पर्म प्रेजेंट इन टेस्टिस ऑफ अ मेल आर इंट्रोड्यूस्ड into a vagina of a woman through the penis during copulation and they travel from here upwards through the uterus to the top of the fallopian tube within a 5 minutes, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ये आपको कुछ चीज़ें जो कि इसमें पढ़नी होगी। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। इसमें कहा गया है कि लीव्स ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद द वैसलीन, कि वैसलीन से जब उसे कोट कर दिया गया है, या फिर आपको बोला जाए कि किसी भी एक सब्सटेंस से कोट कर दिया गया, तो मतलब ये है कि उसका वहां पर गैशियस एक्सचेंज बंद कर दिया, मतलब कि उसकी जो सांस थी उसकी सांस लेने की शक्ति को खत्म कर दिया, उसके ट्रांसपोर्टेशन को वहां पर खत्म कर दिया। क्योंकि टोटल जो प्लांट का है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस कब होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है सनलाइट, और सेकंड वो रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। सनलाइट तो मिल जाएगी क्योंकि वैसलीन ट्रांसपेरेंट है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वहां पर उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहां पर कोई भी फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा।
तो अब इसमें बताया जा रहा है कि ब्लॉक दिस टोमेटा विल दिस प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग, और अगर नहीं है तो इसके आपको 3 रीजन बताने। तो हम लोग इसको बोलेंगे भैया नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि रीजंस आर लिस्टेड बिलो। सबसे पहला है कि इट विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, हेंस रेस्पिरेशन विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस विल आल्सो बी अफेक्टेड एज CO2 विल नॉट बी अवेलेबल। फिर थर्ड आएगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन विल नॉट टेक्स प्लेस, हेंस देयर इज अ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड एनर्जी, जिसको कि हम लोग बोलेंगे सैप, एंड हेंस देयर इज नो वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, सो द प्लांट विल डाई सून। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, कि हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें डबल सर्कुलेशन क्यों होता है और कैसे रहता है, एंड नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल विद द डबल सर्कुलेशन एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो भैया सिंपल सी बात है, डबल सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे जो ह्यूमंस रहते हैं उन्हीं के अंदर ही डबल सर्कुलेशन रहता है। अब इसका फायदा क्या रहता है, ध्यान रखो। सबसे पहला तो यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर, आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है उसका एक टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो कि किसके थ्रू होता है, वो होता है डबल सर्कुलेशन के थ्रू। तो यही हम लोग इसमें लिखेंगे, और ये जो पूरी प्रोसेस है आपको इसको डिस्क्राइब करना होगा, जो कि एक तरीके से क्या है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, आपके दिल की वर्किंग है। ये नहीं पूछ रहा कि आपके दिल के अंदर क्या, आपका दिल कैसे काम करता है, समझो। ठीक है, हर एक चीज इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, हम लोग इसके अंदर कुछ बातें जो कि ध्यान रखेंगे। सच a flow in which blood enters into the heart twice is called as double circulation। फिर इसके बाद में आता है कि it help, अब इसका काम क्या होता है कि it helps in keeping the oxygenated blood and deoxygenated blood separate। और इसके अंदर क्या फंक्शनिंग रहती है, जो यहां से यहां तक बताऊंगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें जो भी फंक्शन है ये आपको बताना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है कि द राइट एंट्रियम रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम वेना केवा एंड पंप्स द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो ब्लड आता है वो आता है राइट एट्रियम में, फिर उसका बाद में ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में, देन द ब्लड इज सेंट्स टू द लंग्स, कि यहाँ पर ये जो ब्लड है लंग्स को भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑक्सीजनेट किया जाएगा। सारी की सारी बॉडी का जो भी वेस्टेज ब्लड था जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो कौन इकट्ठा कर लेता है, वो ले लेता है भैया राइट एट्रियम ले लेता है। फिर उसके बाद में इसको प्रेशर बना करके पंप किया जाता है नेक्स्ट चैम्बर में, जो कि होता है हमारा, जिसका नाम रहता है राइट वेंट्रिकल। फिर उसके बाद में ये जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है लंग्स को, जहां पे क्या होता है, ये होता है ऑक्सीजनेट। देन इट इज सेंट थ्रू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, राइट और लेफ्ट जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो क्या करती हैं, वो कैरी करती हैं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू द लेफ्ट एट्रियम वेयर इट इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा एमसीक्यूज के अंदर कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहां पर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि राइट और जो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स है वही एक ऐसी वेन्स हैं जो कि क्या रिसीव करती हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देन द ब्लड इज ट्रेवल्स टू ascending aorta where it leaves the heart and delivers the oxygen to the different parts of body। ठीक है, ये होता है इसके अंदर वर्किंग ऑफ हार्ट के अंदर। ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्लड कहां पर आता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर के, वो कहां पर आता है, वो हम बोलेंगे कि भैया वो आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के अंदर यहां पर वेना केवा के थ्रू वो किस में पंप कर दिया जाता है, राइट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद में लंग्स को भेजा जाता है, वहां से ये ऑक्सीजनेट हो जाता है, देन फिर ये वापिस आता है लेफ्ट और राइट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू टू द लेफ्ट एट्रियम वेयर इट पंप टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। की सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल से आता है, फिर वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि एक्सप्लेन हाउ द एयर इज इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रेथिंग इन ह्यूमंस, की ह्यूमन सांस कैसे लेते हैं, बहुत सिंपल है, नाक से लेते हैं। और हमें क्या पता, ये कोई बात होती है भाई, लॉजिक है इसका कुछ, बस हमने क्या डिस्कवर किया, एक बार आप खुद सोच करके देखो कि हमने साइंस के अंदर आज तक क्या उखाड़ लिया।
साइंस इतनी ज़्यादा पीछे है, साइंस का काम ये है कि ये चीज़ें वर्क कर रही हैं तो कैसे कर रही हैं। आज तक हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग साइंस को बस ये पता लगे कि ऐसा होता, अगर वो ख़राब हो जाती है उसको रिपेयर नहीं करना आता। खास करके जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ब्लड। ब्लड की मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर सकते साइंस। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इतने टाइम हो गए लेकिन साइंस इज जस्ट कि एक्सप्लोर करती है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं, वो ये बना नहीं सकती। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो साइंस के अंदर इसमें बोला गया कि हमारा इनहेलेशन किस तरीके से होता है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सांस ले लेते हैं और इस तरीके से इनहेलेशन हो जाता है। हमें क्या मतलब, लेकिन आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में। देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डायफ्राम और रिब मसल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले डायफ्राम और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड विच मेक्स द थ्रोट मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। जिससे क्या होता है कि जो थ्रोट होता है वो ऊपर, नीचे और बाहर होता है। जैसे कि आप जब सांस लेते हो तो आपका पेट अंदर जाता है, तो यहाँ पर ये जो डायफ्राम है ये नीचे जाता है क्योंकि हवा अंदर आ रही है। फिर उसके बाद में छोड़ना होता है तो ये डायफ्राम ऊपर आता है ताकि प्रेशर बने और ये बाहर निकल जाए। तो यही काम होता है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि द वॉल्यूम इनसाइड द थोरॉइक, ठीक है, थोरॉइक कैविटी। इससे क्या होता है कि थोरॉइक कैविटी के अंदर मैंने सांस लिया तो यहाँ पर क्या हुआ, मेरे पेट के अंदर एक जगह बन गई जिसके अंदर क्या होगा कि बहुत ही स्पीड से मेरी नाक से वहाँ पर गैस चली जाएगी। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि द एयर प्रेशर इनसाइड अ थोरॉइक कैविटी डिक्रीजेस एंड थस द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स एंड एलोवली थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, टर्शिया एंड ब्राउनसी। ठीक है, इनके थ्रू क्या होती है, जो एयर है वो कहाँ पर आती है, लंग्स के अंदर आती है, इन सभी ऑर्गन्स से होती हुई फिर उसके बाद में काम करती है। समझ गए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ वर्ड्स जैसे कि थोरॉइक कैविटी है, थोरॉइक कैविटी जनरेट होती है जिससे कि क्या होता है, जगह बनती है, जगह बनने से हवा अंदर आती है। फिर उसके बाद में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लंग्स के अंदर आती है, वो आती है नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, टर्शिया के थ्रू और ब्रांशी के थ्रू। ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लेना, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, इसमें बोला गया है कि लिस्ट द 3 टेक्निक्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी एंड विच ऑफ देम इज नॉट मेंट फॉर मेल्स। मतलब आपको बताना है मेल्स और फीमेल्स के लिए कौन से प्रिवेंशन मेथड्स हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही सेकंड पार्ट है कि हाउ डज यूज ऑफ सच टेक्निक्स हैव एन इम्पैक्ट ऑन द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए फैमिली। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड करने के कुछ तरीके रहते हैं, जिसमें सबसे पहला जो रहता है वो रहता है मैकेनिकल बैरियर्स, दैट इज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। फिर सेकंड जो है, सेकंड ये है हार्मोनल मेथड, जो कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए होता है, दैट इज सच एज ऑरल पिल्स अल्टर द हार्मोनल बैलेंस एंड प्रिवेंटिंग द एग रिलीज। ये मेन के लिए नहीं होता। हार्मोनल मेथड किसके लिए रहता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रहता है फीमेल्स के लिए। इसके बाद में इसका जो थर्ड मेथड है वो है कि द यूज ऑफ इंट्रा रूटीन डिवाइसेस लाइक लिली लूप्स एंड कॉपर टी। ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होते हैं, दोनों के दोनों जो हैं ये फीमेल्स के लिए ही एप्लीकेबल रहते हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड है वो रहता है सर्जिकल मेथड, जिसमें कि जो ट्यूबेक्टोमी रहती है वो फीमेल्स के लिए रहती है और जो वेस्किटोमी रहती है वो रहती है मेल्स के लिए। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कि इफेक्ट ऑन हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। सबसे पहला है कि वुमेन हेल्थ इज प्रिजर्व, सेकेंड है कि पेरेंट्स कैन डिवोट मोर अटेंशन टू दियर चाइल्ड। फिर नेक्स्ट आता है इसके अंदर एडिशनल रिसोर्सेज बिकम्स अवेलेबल इफ। ये जो मेथड्स रहते हैं इससे क्या होता है कि एक फैमिली प्लानिंग के लिए टाइम मिलता है, एक परफेक्ट टाइम रहता है जिसमें कि ये सारी चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन इट ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, सेम फ्लावर का होता है। लेकिन फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट। और नेक्स्ट आता है पॉलिनेशन के अंदर इट इज अचीव्ड बाय द एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स। वहीं पे जो फर्टिलाइजेशन होता है ये क्या होता है, बाय द ग्रोथ, ध्यान रखना कि बाय द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब सो दैट द मेल गैमेट रीचेस द फीमेल जर्म सेल्स। और वहीं पे इसमें क्या होता है कि इट लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। और वहीं पे ही फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स। आपको पता होना चाहिए कि एंड प्रोसेस क्या रहता है फर्टिलाइजेशन का और पॉलिनेशन का। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें एक तो है कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, इसका एक तो डायग्राम,
प्लीज़ मैंने इसमें डायग्राम इंक्लूड नहीं किया लेकिन मुझे अभी याद आ रहा है, तो डायग्राम आपको इसमें एक बार ज़रूर से देख लेना है। तो सबसे पहले बोला गया कि व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे कि द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल or the input and responding it by an output action might be completed quickly. Such connection is commonly called as reflex action. इसमें वो जो एग्जाम्पल है ना आपकी बुक के अंदर की हाथ लगा रहा है गर्म टॉपिक को फिर वो हट रहा है, तो यही है रिफ्लेक्स आर्क का, कि इसके अंदर क्या होता है कि सडनली एक इनपुट रहता है या फिर एक सिग्नल डिटेक्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि एक आउटपुट एक्शन आता है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे कि हाथ मैंने इसके माइक के हाथ लगाए लेकिन एक गर्म हुआ तो ऐसे फास्ट आपको दिखा भी नहीं, ये जो फास्ट मूवमेंट होता है ये होता है रिफ्लेक्स आर्क। फिर उसके बाद में इसमें कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं, तो सबसे पहले रहते हैं स्टिमुलस जो कि रहता है रिसेप्टर्स, फिर उसके बाद में सेंसरी न्यूरॉन्स रहते हैं, फिर उसके बाद में स्पाइनल कोड रहता है, मोटर न्यूरॉन्स रहते हैं, और फिर उसके बाद में इफेक्टर। ये सारा का सारा एक प्रोसेस रहता है, इसमें ये कंपोनेंट्स होते हैं। आप ध्यान रहे कि एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स, स्पाइनल कोड और मोटर न्यूरॉन्स को जरूर से आप इसमें इंक्लूड करें। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कि हाउ डू द मसल सेल्स की मूव, मसल सेल्स कैसे मूव करता है। तो मसल सेल्स के मूव करने का क्या होता है कि इनके पास में एक स्पेशल प्रोटीन होता है दैट चेंजेस देयर शेप एंड अरेंजमेंट इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, की उनको एक सिग्नल मिलता है कि मसल्स को काम करना है तो उसी के थ्रू वो रिस्पॉन्ड करती है, और इनके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन रहता है जिसके थ्रू ही रिस्पॉन्ड करती है, जिसके थ्रू की अपनी शेप और साइज, जैसे कि अब मैं अंगुली अगर बंद कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग को मैंने सिग्नल दिया हुआ कि मुझे अंगुली बंद करनी है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक इंपल्स इस मसल के अंदर जा रहा है, फिर इस मसल्स में जाने के बाद में वो बोल रहा है कि इसको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो रही है, एक तरीके से सिकुड़ रही है, फिर उसके बाद में खुल रही है, तो यही होता है शेप और साइज चेंजेस होने का। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया कि रेखा जो है इसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, मतलब कि उसका कलर थोड़ा सांवला है, और वो क्या कर रही है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले रही है, जैसे कि वो फेयर एंड लवली आती है ना कि 2 दिन में गोरा हो जो, 7 दिन में गोरा हो जो, वैसी क्रीम्स ले रही है। लेकिन वहीं पर उसकी जो फ्रेंड लीला है वो बोलती है कि भैया तेरा जो स्किन कलर है ना वो तेरे बर्थ से है, कलर ही है वो तेरे बर्थ से है, तो बोलती है कि तुझे ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी चाहिए। अब आपको इसमें आंसर देना है, सबसे पहले बताना है कि व्हाट माइट हैव कॉज्ड द रेखा कलर टू बी डार्क। भैया हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के थ्रू ये जेनेटिक वेरिएशन हो, तो हम लोग बोलेंगे कि हर डार्क कलर मे बी ड्यू टू जेनेटिक इनहेरिटेंस। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इज इट पॉसिबल दैट ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ रेखास फैमिली वर डार्क। तो यहां पर हो सकता है, यहां पर हम लोग बोलेंगे ऑल मे नॉट बी डार्क बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द जीन्स इनहेरिटेड एंड। देखो यहां पर बात किसकी करी जा रही है, यहां पर बात करी जा रही है कलर की। तो कलर क्या होता है, कलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप धूप में ज्यादा रहोगे तो आपका कलर सांवला 100% होगा, और अगर आप एक ठंडी जगह पर रहते हो तो जरूरी नहीं है कि आप वहां पर फेयर होगे, लेकिन चांसेस हैं कि आप वहां पर फेयर होगे एज कंपेयर टू जब आप अफ्रीका में रह रहे हो। तो यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी मैटर करती हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि व्हाट वैल्यूज डू यू लर्न, कि आपने क्या क्या वैल्यूज सीखी। सबसे पहली अवेयरनेस सीखी, सेकंड लॉजिकल थिंकिंग सीखा, और साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखा, जो कि आप कॉपी पेस्ट हर एक क्वेश्चन में कर सकते हो। ये ध्यान रख सकते हो, लॉजिकल थिंकिंग, अवेयरनेस और साइंटिफिक टेम्परामेंट आप किसी में भी चिपका सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें कि एडवाइस वगैरह दी जा रही है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें बोला गया है कि एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ द पेस्टिसाइड्स एंटर अ फूड चेन एंड सब्सिक्वेंटली गेट्स इनटू आवर बॉडी। 17 और 19 में पूछा गया था, तो हम लोग इसे कैसे बोलेंगे। तो देखो भाई सुनो ध्यान से, कैसे काम करता है। आप एक बार खुद सोचो कि सबसे पहले प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सनलाइट के थ्रू बनाते, तो क्या वो सनलाइट अपनी वापस से भेज देते, नहीं भेज सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए क्या होता है कि वो यूनिडायरेक्शनल होता है। वहीं पे आप जब खाना खाते हो तो आप खा लेते हो, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपने रोटी खाई उसको आप रिवर्स कर सकते हो, नहीं हो सकता। वो बस आप ही को एनर्जी दे सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज आपका मन किया कि मैं इस आज रोटी को एनर्जी दूंगा तो मैं मेरी एनर्जी दे दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि एक यूनिडायरेक्शनल होता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली through the various tropic levels and is no longer available to the previous tropic levels and the energy captured, ध्यान से रखो। अब इसका एग्जाम्पल है कि एनर्जी कैप्चर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स डज नॉट रिवर्ट बैक टू द सोलर इनपुट, देयरफॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। फिर इसके बाद में नेक्स्ट ये आता है कि पेस्टिसाइड यूज्ड
for the crop rotation when washed with the soil and water bodies are absorbed by the plants and producers along with the water and minerals। कि वो क्या होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स आप डालते हो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं और सॉइल से ही प्लांट्स अपनी जो क्या खींचते हैं, वाटर खींचते हैं, तो उनके अंदर ऑलरेडी मिक्सड है तो वो उससे ले लेते हैं और उसी की ही गेहूं की रोटियां जब आप खाते हो तो वो आपके अंदर भी एंटर कर जाते हैं। एंड बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल दीज केमिकल्स गेट्स एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली इन फूड चेन एंड एंटर्स आवर बॉडी। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि फूड वेब इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ अ इकोसिस्टम। जस्टिफाई, कैसे हम लोग इसे जस्टिफाई करेंगे? बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये जो अगर फूड चेन अगर नहीं, ये जो फूड वेब है, अगर फूड वेब नहीं होता तो क्या हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक फूड वेब के अंदर एक प्रॉपर सिस्टम रहता है जिसके अंदर की क्या होता है कि हर कोई भी ऐसे सिस्टमेटिक नहीं होता, उसमें पूरा पूरा एक ऐसे जाल रहता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर ये खत्म हो जाता है, जैसे कि फूड चेन है, देखो ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं फूड चेन की, तो फूड चेन के अंदर एक ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक बहुत सारे वेरियस एनिमल्स रहते हैं जो कि इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। वहीं पे जो फूड वेब रहता है, फूड वेब के अंदर ये तरीका अलग होता है। फूड वेब की अगर हम लोग बात करते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये चीज़ें तो ए से बी तक ट्रेवल करती हैं लेकिन इनके अंदर वेरियस पाथ होते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक हो गया, एक डायरेक्ट हो गया, फिर एक यहाँ से और फिर उसके बाद में यहाँ से हो गया। इस तरीके से एक प्रॉपर ये रहता है। और स्टेबिलिटी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर जैसे कि मान लो ये बीच वाला कंपाउंड या फिर बीच वाले जो एनिमल्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास में एक अल्टरनेट रहता है कि यहाँ से यहाँ भी वहाँ तक जाया जा सकता है। इसीलिए ये स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग इसे लिखेंगे कि फूड वेब डिस्पाइट्स फीडिंग कनेक्शंस इन एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी इट कंसिस्ट ऑफ अ मैनी फूड चेन्स। Thus, if any organism becomes endangered or extinct, ध्यान रहे कि इसके अंदर बहुत सारी फूड चेन्स रहती है जिस वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी एक्सटिंक्ट होता है then the one who is dependent on has the alternative options will be available to him for its survival and it is the way that the food web increases the stability of ecosystem। इस तरीके से हम लोग करेंगे। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो भैया मैं आपको बताऊंगा दैन एक बार जरूर से लिख देना, क्योंकि बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि यहां तक देखता है। आपने देखा तो बहुत ही बेहतरीन बात है। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में और गुड बाय।